नमस्कार दोस्तों, लर्न ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। नमस्कार। भारतीय राज व्यवस्था की हमारी यात्रा में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, संघ सरकार। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत के सर्वोच्च पद के बारे में, भारत का राष्ट्रपति। बिल्कुल, एक ऐसा पद जिसे संविधान देश का सबसे शक्तिशाली पद बताता है, पर असल जिंदगी में हम अक्सर उन्हें रबर स्टैंप भी कहते सुनते हैं। और यही विरोधाभासी इस टॉपिक को इतना दिलचस्प बनाता है। तो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या एसएससी, कोई भी परीक्षा हो, राष्ट्रपति के पद, उनकी शक्तियों और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। हाँ, ये भारतीय कार्यपालिका की धुरी है, इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो संघ सरकार का जिक्र संविधान के किस भाग में है? ये संविधान के भाग 5 में है, जिसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक शामिल है। और इसका अध्याय 1 वो संघ की कार्यपालिका, द यूनियन एग्जीक्यूटिव, से संबंधित है। पालिका के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। वो देश के प्रमुख हैं, प्रथम नागरिक है और नाम मात्र के मतलब डी जूरे हेड होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अनुच्छेद से ही शुरू करते हैं। अनुच्छेद 52। बहुत सीधा और स्पष्ट है। ये कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब ये पद हमेशा रहेगा। ये पद भारत की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। बिल्कुल। इसके बाद आता है अनुच्छेद 53, जो उनकी शक्तियों की बुनियाद रखता है। क्या कहता है ये अनुच्छेद? ये कहता है कि संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। सारी कार्यकारी शक्ति। हाँ, और इतना ही नहीं, वो तीनों सेनाओं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं। कागज पर तो ये बहुत शक्तिशाली लगता है, पर इस पद तक पहुंचते कैसे हैं? अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की, अनुच्छेद 54 यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज करता है। और इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन-कौन लोग होते हैं? इसमें सबसे पहले तो आते हैं संसद के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। लेकिन यहाँ एक शर्त है ना? हाँ, और ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट डाल सकते हैं। इसका मतलब जो मनोनीत सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स, वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। बिल्कुल नहीं। चुनाव को निष्पक्ष रखने के लिए ये जरूरी है। ये तो हुई केंद्र की बात। राज्यों का क्या? यहीं पर हमारे संघीय ढांचे की खूबसूरती दिखती है। देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक भी इस चुनाव में वोट डालते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों का? दिल्ली, पुडुचेरी और अब जम्मू कश्मीर, इन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल हैं। तो एक बार साफ-साफ बता दीजिए कि कौन इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेता? ये सवाल बहुत पूछा जाता है। जरूर, 2 तरह के लोग हिस्सा नहीं लेते। पहला, संसद और विधानसभाओं के मनोनीत यानी नॉमिनेटेड सदस्य। ठीक है। और दूसरा, राज्यों की विधान परिषदों, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के कोई भी सदस्य। चाहे वो निर्वाचित हों या मनोनीत। विधान परिषद के सदस्य क्यों नहीं? क्योंकि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। अगर उन्हें अधिकार देते तो समानता का सिद्धांत टूट जाता। समझ गया। तो ये तो तय हो गया कि वोट कौन देगा, लेकिन चुनाव का तरीका भी काफी अलग है। अनुच्छेद 55। हाँ, इसका तरीका है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और मतदान गुप्त होता है? जी, गुप्त मतदान होता है। इसमें हर वोट का वजन बराबर नहीं होता। एक विधायक के वोट का मूल्य यानी वोट वैल्यू उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश के विधायक के वोट का वजन सिक्किम के विधायक से ज्यादा होगा? बिल्कुल। और सभी विधायकों के कुल मत मूल्य के आधार पर सांसदों का मत मूल्य निकाला जाता है। ये तो काफी जटिल प्रक्रिया है। अब बात करते हैं कार्यकाल की। अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष का होता है। और अगर उन्हें उससे पहले पद छोड़ना हो तो वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके दे सकते हैं। यहाँ एक और सवाल है, क्या कोई व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? अनुच्छेद 57। हाँ, भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। संविधान में कोई सीमा नहीं है। अमेरिका की तरह नहीं, जहाँ सिर्फ 2 बार की सीमा है। सही कहा। चलिए, अब देखते हैं कि इस पद के लिए योग्यताएं क्या हैं। अनुच्छेद 58। इसमें 4 मुख्य योग्यताएं हैं। पहली, वो भारत का नागरिक हो। जन्म से होना जरूरी है? नहीं, जन्म से होना जरूरी नहीं, देशीयकृत नागरिक भी चलेगा। ठीक है। दूसरी? न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। और तीसरी? तीसरी ये कि वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।
सदस्य होना जरूरी नहीं, सिर्फ योग्यता रखना जरूरी है। ये एक बहुत बारीक पॉइंट है। और चौथी शर्त, वो किसी लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री ये तो पद पर होते हैं। हाँ, लेकिन संविधान इन्हें लाभ का पद नहीं मानता। ये एक अपवाद है। ठीक है। अनुच्छेद 59 में पद की कुछ शर्तें भी हैं। जी, जैसे कि वो संसद या किसी विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए और उनका वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, जो वर्तमान में 5 लाख रुपए प्रति माह है। अब आते हैं अनुच्छेद 60 पर, यानी शपथ या ओथ। उन्हें शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई दिलाते हैं। और अगर सीजेआई उपस्थित न हो तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाएगा। तो पद पर पहुंचना जितना जटिल है, क्या पद से हटाना भी उतना ही मुश्किल है? बात करते हैं अनुच्छेद 61, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की। और ये प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में, मतलब लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी लाया जा सकता है। पर इसकी शुरुआत के लिए भी कुछ शर्तें होंगी। हाँ, प्रस्ताव लाने के लिए ही उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना भी अनिवार्य है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद वो सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, जो कि एक विशेष बहुमत है, प्रस्ताव पारित करता है। फिर वो दूसरे सदन में जाता है? जी, दूसरा सदन एक जांचकर्ता की भूमिका निभाता है और अगर वो भी जांच के बाद प्रस्ताव को कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति को पद से हटावा मान लिया जाता है। ये तो बाकी बहुत ही कठोर प्रक्रिया है। हाँ, इसीलिए आज तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प अंतर है। चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट नहीं करते, पर महाभियोग में करते हैं। ऐसा क्यों? ये एक बेहतरीन सवाल है। महाभियोग में संसद के सभी सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत, दोनों भाग लेते हैं, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। और विधानसभा सदस्य जो चुनाव पे वोट करते थे, वो महाभियोग में हिस्सा नहीं लेते। सही, क्योंकि ये प्रक्रिया पूरी तरह से संघीय स्तर पर केंद्रित है। ये संसद और राष्ट्रपति के बीच का मामला है। अद्भुत। अब अनुच्छेद 62 यानी पद की रिक्ति, अगर पद खाली हो जाए तो? अगर कार्यकाल खत्म होने से पहले पद खाली हो रहा है तो कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव कराना अनिवार्य है। और अगर मृत्यु या इस्तीफे जैसी आकस्मिक रिक्ति हो तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। और इस दौरान उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। चलिए, ये तो हुए मुख्य अनुच्छेद। अब राष्ट्रपति की कुछ अन्य महत्वपूर्ण शक्तियों पर आते हैं, जैसे अनुच्छेद 72, क्षमादान की शक्ति। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। राष्ट्रपति किसी भी अपराधी की सजा को पूरी तरह माफ कर सकते हैं। इसमें मृत्युदंड भी शामिल है? हाँ, राष्ट्रपति मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल यानी सैन्य अदालत की सजा को भी माफ कर सकते हैं। इसके बाद आती है वीटो पावर, अनुच्छेद 111। संसद से पास होकर आता है तो राष्ट्रपति के पास 3 तरह की वीटो शक्तियां होती हैं: आत्यंतिक, निलंबनकारी और पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का तो एक प्रसिद्ध उदाहरण भी है। बिल्कुल, ज्ञानी ज़ैल सिंह ने डाकघर विधेयक पर इसका इस्तेमाल किया था। संविधान में कोई समय सीमा नहीं है कि बिल पर कब फैसला लेना है, तो वो उसे अनिश्चित काल के लिए अपनी जेब में रख सकते हैं। एक और बड़ी शक्ति है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति। हाँ, जब संसद सत्र में न हो और कानून की तत्काल जरूरत हो तो राष्ट्रपति एक अस्थायी कानून, ऑर्डिनेंस, जारी कर सकते हैं। और आखिरी अनुच्छेद 193। ये उनकी सलाहकारी शक्ति है। राष्ट्रपति किसी कानूनी या तथ्यात्मक मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। तो आज की चर्चा का सार निकालें तो आज हमने राष्ट्रपति के पद, अनुच्छेद 52, उनके निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद 54, महाभियोग की कठिन प्रक्रिया, अनुच्छेद 61, और उनकी क्षमादान, अनुच्छेद 72, और अध्यादेश, अनुच्छेद 123 जैसी महत्वपूर्ण शक्तियों को समझा। बिल्कुल। तो जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा यही कहना है कि पॉलिटी एक बहुत ही तार्किक विषय है। अनुच्छेदों के नंबर से डरना नहीं है, बस उनके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना है। सही तरीके से पढ़ने पर ये आपके लिए सबसे स्कोरिंग विषय बन सकता है। निश्चित रूप से। तो अगर ये चर्चा आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और आगे आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स के लिए लर्न ट्रिक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।